या पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में फंसे चुनाव आयोग की, धनखड़ के इस्तीफे पर घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे जेडीयू क्यों कर रही है एनडीए छोड़ने की बात, ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे घिरती जा रही है बीजेपी, जानेंगे बीजेपी अध्यक्ष का क्यों टलता दिख रहा है चुनाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एमपी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर क्यों भड़की कांग्रेस। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के मन की बात का 124वां एपिसोड। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम, भारत के दुश्मन और आतंकियों के लिए दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई। याचिका में 3 जजों की समिति की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की डिवीजन बेंच सुनेगी मामला। लगभग 13 साल बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, जन्मदिन की दी बधाई, 20 मिनट तक दोनों ने की बातचीत। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़, 8 लोगों की गई जान। मंदिर की सीढ़ी पर भीड़ होने के चलते हुआ हादसा। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में राय भी दी थी कि वो वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जो दस्तावेज मांग रहा है उसमें आधार और राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस डिमांड को नहीं माना है। जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया है, अब उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एडीआर की तरफ से याचिका दायर की गई है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपने ही हलफनामे पर फंस गया है। एडीआर ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के आदेश वाले अपने 24 जून के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में शामिल हैं और पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 1.5 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट तैनात किए गए हैं। 99.8% लोगों के गणना प्रपत्र प्राप्त किए गए हैं। इनका डिजिटलीकरण भी कर दिया गया है। लेकिन एडीआर ने चुनाव आयोग के हलफनामे और उसके दावों की पोल खोलकर रख दी है। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि 2011 से 2025 के बीच 13 करोड़ 89 लाख निवास प्रमाण पत्र और 8 करोड़ 72 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है। अगर इतने असंख्य निवास प्रमाण पत्र एसआईआर 2025 में वैध माने जा सकते हैं, तो राशन कार्ड को केवल फर्जीवाड़े की आशंका के आधार पर खारिज करना तर्कसंगत नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड को प्रूफ माना जाता है। चुनाव आयोग निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र को तो मंजूरी दे रहा है, लेकिन आधार को नहीं दे रहा। चुनाव आयोग के उस दावे पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें उसने कहा कि एसआईआर पर सभी दलों की सहमति थी, जबकि सियासी दलों की तरफ से सिर्फ फर्जी नामों को हटाने की मांग की गई थी। नागरिकता की जांच करने की डिमांड नहीं की गई थी। याचिका में ये भी दावा किया गया है कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है वो पूरी तरह से भ्रामक है। मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना बीएलओ की तरफ से बड़े पैमाने पर गणना फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। कई मतदाताओं ने बताया है कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए हैं, जबकि उन्होंने कभी किसी बीएलओ से मुलाकात नहीं की और ना ही किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए। यहाँ तक कि जो लोग जीवित नहीं हैं उनके भी फॉर्म जमा किए गए हैं। यानी साफ है कि चुनाव आयोग खुद ही बुरी तरह से घिर गया है। चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर मोदी सरकार भी फंसती दिखाई दे रही है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह पूरा देश जानना चाहता है। भले ही वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, देखिए रिपोर्ट में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरफ इस इस्तीफे की चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले में अब शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना ने इसे लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सामना के लेख के मुताबिक धनखड़ को पीएम मोदी ने अपनी मर्जी से उपराष्ट्रपति बनाया था और अब पीएम ने ही अपनी मर्जी से उन्हें पद से हटाने का फरमान सुना दिया है। सामना ने लिखा कि यह दिल्ली की सियासत में एक सनसनीखेज घटनाक्रम है जो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बढ़ते टकराव और मोदी की असुरक्षा को उजागर करता है। 21 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन धनखड़ पूरी तरह स्वस्थ नजर आए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के हंगामे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सभापति के अधिकार पर हमले ने माहौल को गर्मा दिया। उसी शाम संसद भवन में मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा की गुप्त बैठक हुई और धनखड़ का विकेट गिर गया।
सामना में आगे लिखा गया है कि धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसी दिन राज्यसभा की कार्यवाही में तो वो ठीक ठीक नजर आ रहे थे। यहाँ शिवसेना ने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि धनखड़ को भी घेरने का काम किया। सामना ने आगे लिखा कि जगदीप धनखड़, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए मोदी के यस मैन थे, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष को दबाने और मोदी का गुणगान करने में जुटे रहे, लेकिन उनकी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बढ़ती नजदीकियां मोदी को नागवार गुजरी। भागवत की 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाली सलाह ने धनखड़ को 74 की उम्र में इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। ये मोदी के लिए भी खतरे की घंटी है, जो सितंबर में 75 के होने वाले हैं। इसके आगे मुखपत्र ने आगाह किया है कि धनखड़ का इस्तीफा किसी सियासी तूफान का संकेत है और इसे लेकर सितंबर में दिल्ली में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। तो क्या मोदी का किला ढहने की कगार पर है? ये तो वक्त ही बताएगा। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर मोदी सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है, तो जेडीयू भी अब बीजेपी की परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है। पार्टी के सांसद ने साफ कह दिया है कि अगर बीजेपी ने जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की या सीएम पद को लेकर कुछ भी गड़बड़ की तो हम एनडीए छोड़ देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू सांसद गिरधारी लाल यादव ने अपने बयान से राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर बीजेपी ने चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर अड़ंगा लगाया तो जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। जेडीयू सांसद के इस बयान को बीजेपी के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। एक इंटरव्यू में गिरधारी लाल यादव ने कहा कि ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग गए नहीं हैं क्या? हम लोग एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से फिर एनडीए में आए, फिर महागठबंधन में गए और फिर एनडीए में आए। ये तो हम लोग करते ही रहते हैं। अगर बीजेपी हमारे नीतीश कुमार को सीएम नहीं मानेगी तो हम सीधे महागठबंधन में ही जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? मुद्दा मुख्यमंत्री का है। दरअसल ये वही गिरधारी लाल यादव हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही एसआईआर को लेकर कहा था कि ये प्रक्रिया बिहार पर थोपी गई है। उनके इन बयानों से साफ है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार में एनडीए की अंदरूनी कलह अब सतह पर आने लगी है, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार एनडीए में दरार पड़ने वाली है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जेडीयू ने इस तरह से अल्टीमेटम देकर सीएम पद पर बीजेपी को मनमानी करने से तो रोकने का काम कर ही दिया है। बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार उस पर दबाव बनाए हुए है। विपक्ष के दबाव का ही नतीजा है कि अब मोदी सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार हुई है। लोकसभा में 28 जुलाई को चर्चा शुरू होगी और इसके लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति तैयार कर ली। तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर घिरती दिख रही है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। 28 जुलाई से संसद का मानसून सत्र गरमाने वाला है, क्योंकि सरकार जिस चीज से अब तक बचती आ रही थी, अब उसे विपक्ष के दबाव में उसी चीज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल विपक्ष के दबाव में सरकार 28 जुलाई से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार हो गई है, जिसके लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। पहले लोकसभा में इस पर चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले संसद में इंडिया गठबंधन के फ्लोर नेताओं की सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होगी, जिसमें लोकसभा की चर्चा से पहले सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में पहलगांव हमले, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के सीजफायर बयान और विदेश नीति जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर लागू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि ये कदम चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। उधर विपक्ष की एक अहम मांग भी है कि जब सदन में पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो तो पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहे। यानी साफ है कि सबसे पहले तो विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाकर उसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार कर लिया और अब चर्चा वाले दिन सुबह 10 बजे विपक्ष इस चर्चा पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगा। इसको लेकर कांग्रेस ने अगले 3 दिनों तक अपने सभी सांसदों को व्हीप जारी किया है। अब विपक्ष जब पूरी तैयारी के साथ सदन में सरकार को घेरेगा तो उसके सवालों का बीजेपी और पूरा एनडीए किस तरह सामना करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक चर्चा से बचती दिख रही मोदी सरकार को विपक्ष के सामने हार माननी पड़ी। तो बीजेपी के ही सांसद ईडी और सीबीआई को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं कि इसके सहारे एक बड़ी पार्टी का बीजेपी में विलय आसानी से कराया जा सकता है। तो क्या कहा है बीजेपी सांसद ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद के एक बयान ने तेलंगाना की राजनीति में हलचल मचा दी है। सांसद ने दावा किया है कि बीआरएस के एक नेता ने पार्टी की बीजेपी में विलय की पेशकश की है। तेलंगाना में बीजेपी सांसद सीएम रमेश का कहना है कि भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कलवकुंतला
तारका रामा राव यानी केटीआर ने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात की है। बीजेपी सांसद रमेश ने आगे दावा किया है कि केटीआर ने बीआरएस का बीजेपी के साथ गठबंधन या फिर विलय करने की पेशकश की है। उन्होंने ये पेशकश इस शर्त पर की है कि उनकी बहन के कविता और अन्य के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जांच रोक दी जाए। बीजेपी सांसद रमेश ने केटीआर को चुनौती देते हुए दावा किया कि क्या केटीआर भूल गए कि वो दिल्ली में मेरे घर आए थे। ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और मैं इसे मीडिया के साथ शेयर कर सकता हूँ। क्या उन्होंने कविता और अन्य के खिलाफ ईडी सीबीआई जांच रोकने के लिए नहीं कहा था और गृह मंत्री से बात करने के लिए नहीं कहा था? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर जांच रोक दी गई तो बीआरएस का बीजेपी में विलय हो जाएगा? हालांकि केटीआर ने रमेश की तरफ से किए गए सभी दावों का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा बीआरएस का किसी अन्य पार्टी में विलय कभी नहीं होगा। वहीं बीजेपी सांसद रमेश ने भी केटीआर की तरफ से लगाए गए इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि केटीआर को तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी के एक साथ आने का डर है। रमेश ने कहा उन्हें डर है कि अगर भविष्य में तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी साथ आ गए तो भारत राष्ट्र समिति का सफाया हो जाएगा, इसलिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब इस बहस के बीच जानकारों का कहना है कि बीजेपी सांसद के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी विरोधियों को डराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी विपक्षी दलों में सेंध लगाती है। मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थानों के दुरुपयोग के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इन आरोपों का कभी जवाब नहीं दिया गया। वैसे जवाब तो बीजेपी हाईकमान से पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी मांगे जा रहे हैं। जेपी नड्डा को कब तक एक्सटेंशन मिलते रहेंगे, क्योंकि खबर ये आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव एक बार फिर टल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता ही जा रहा है। माना जा रहा था कि जुलाई अगस्त तक पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी, लेकिन पहले संघ से सहमति बनने में अड़चने आईं और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे से पार्टी अध्यक्ष चुनने का वक्त फिर टलता दिख रहा है, क्योंकि अब बीजेपी पहले नए उपराष्ट्रपति चुनने पर फोकस करेगी। ऐसे में पहले से ही एक्सटेंशन पर चल रहे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथ में ही कमान रहेगी, ये तय है। बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे वाले दिन यानी सोमवार को ही राज्यसभा में नड्डा ने आसंदी पर बैठे धनखड़ से कहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। इस बयान को धनखड़ के अपमान के तौर पर देखा गया। हालांकि नड्डा ने इस व्यवहार के लिए कोई माफी नहीं मांगी और अब ऐसा लग रहा है कि धनखड़ के जाने से जेपी नड्डा की कुर्सी बच गई है। वैसे नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ संगठन के बाकी फैसले भी अब टल गए हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में पार्टी को अध्यक्षों के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही राज्यों के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती थी, लेकिन अब ये सारे रिक्त पद न जाने कब भरे जाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होते ही फिर बिहार चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु के चुनाव पर पार्टी का ध्यान रहेगा। इस तरह फिलहाल नड्डा अध्यक्ष पद की मलाई खाते रहेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर भड़की कांग्रेस की। एमपी में 28 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का एक आदेश सामने आया है, जिसे कांग्रेस तानाशाही करार दे रही है और ये भी साफ कर दिया है कि वो इस आदेश को नहीं मानेगी। अध्यक्ष को जो भी कार्रवाई करनी हो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा परिसर के अंदर विधायकों के किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम 94/2 के तहत पारित ये निर्देश विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी तरह का प्रदर्शन या नारेबाजी करने से रोकता है। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने इसे सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार की तरफ से मीडिया को बाइट देने पर भी रोक लगा दी गई है। अब लोग अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख पा रहे हैं। अगर महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के नारे अब आपत्तिजनक हैं, तो क्या हम आपातकाल की स्थिति में हैं? उन्होंने अध्यक्ष से आदेश वापस लेने की मांग की और दावा किया कि ऐसा लगता है कि सरकारी दबाव में जारी किया गया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी चेतावनी दी कि अगर विधायक सदन परिसर में मुद्दे नहीं उठा सकते तो वो जरूरत पड़ने पर जेल भी जा सकते हैं, कहीं और भी मुद्दे उठाएंगे। साथ ही पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक लखन घनघोरिया ने इस आदेश को असंवैधानिक और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष में बिताए अपने सालों को भूल गए हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं की याद दिलानी चाहिए।